वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम क्लास 12 चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग पढ़ रहे हैं। एक्चुअली ये पार्ट सेकंड आप कह सकते हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने इस पर बनाया है, वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखें। ये हम ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, जब भी हमारी फर्म है, मान लो फर्म के बाहर हम काम करने का आप अब छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुने आप। मान लो ये आपका स्कूल है और स्कूल के बाहर ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री बना दी हमने, ठीक है। और अंदर आपका स्कूल है, क्लासेज हैं, प्लेग्राउंड है, सब चीज़ें हैं, टीचर्स हैं, ठीक। तो आप क्या करेंगे? आप स्कूल में देखते हैं एक तरीका है, एक मेथड है कि आपका OSP ओवरहेड प्रोजेक्टर से पढ़ाया जा रहा है। हर किसी को काम बांटा गया है, टाइम टेबल है, उसके अकॉर्डिंग सब आ रहे हैं जा रहे हैं, आप भी उसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है। और एक मीडियम के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो हर काम को करने का एक आउटलाइन बना दी गई है, एक बाउंड्री बना दी गई है, उसके अकॉर्डिंग काम सारा होता चला जा रहा है। तो उसको हम ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। ऐसी फर्म्स, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन सब में क्या होता है, काम करने का एक तरीका बनाया जाता है, एक आउटलाइन बनाई जाती है। भाई इसके अकॉर्डिंग हमें इस आउटलाइन के अंदर रह के काम करना है, उसके अंदर हमें इस तरीके से काम करना है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहलाता है। दो तरह का होता है, फंक्शनल और डिविजनल। देखो पढ़ते हैं इस यूनिट में हम ध्यान से, आइए पढ़ाई की ओर चलते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, संगठन ढांचा इसे बोलते हैं। क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? ये रहा, पढ़ते हैं इसके बारे में। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ एस्टेब्लिश्ड पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरियस पार्ट्स ऑफ द एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज में आप अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखें, ये मेन बॉस है, मान लो CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। इसने 3 मैनेजर रखे हुए अलग अलग, 1 2 3, और ये आगे अपने एम्प्लॉयज़ को काम बांट रहा है, ये आगे अपने एम्प्लॉयज़ को बांट रहा है, ये आगे अपने एम्प्लॉयज़ को काम बांट रहा है। तो एक स्ट्रक्चर बना दिया गया, एक टीम बना दी गई। एक CEO ने, ये जो CEO था, 3 बॉस थे, 3 बॉस के अंडर में अलग अलग 3-3 बंदों की टीम बना दी। तो एक तरह से एक स्ट्रक्चर बना दिया काम करने का, एक पैटर्न बना दिया रिलेशनशिप में। तो इट स्टेट्स द रिलेशनशिप अमंग वेरियस पोजिशन एंड एक्टिविटीज़। मतलब जो भी एक्टिविटीज़ आपके यहाँ हो रही है, जो भी पोजीशन आपके यहाँ है, उसमें क्या रिलेशनशिप है, यही हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताता है। संगठनात्मक या संगठन ढांचा इसको बोलते हैं। द स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क, जो मैं आपको बाहर बता रहा था कि एक काम करने की जो बाउंड्रीज होती है, फ्रेमवर्क, ठीक है, फॉर मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज फॉर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन। तो इस सब को अपनी बाउंड्री में रह के, चाहे मैनेजर हो चाहे एम्प्लॉयज़ हो, एक स्ट्रक्चर के अंदर रह के उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, इसको हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। आप चलते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है। ये इसमें एक बात आती है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। दिस वन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं मैनेजमेंट का फैलाव, प्रबंध का फैलाव। क्या होता है मैनेजमेंट का? द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट गिव्स शेप टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो आपका जिस तरह से मैनेजमेंट फैला होगा, जिस सीमा तक फैला होगा, वो ही शेप दी जाएगी आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। जैसे फिर एग्जांपल आ गया, ये बॉस हो गया, उसके अंडर में 2 बॉस हो गए, मान लो ये CEO हो गया, ठीक है। ये एक मैनेजर हो गया, MD, या 2 MD भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैनेजिंग डायरेक्टर 2 हैं, ठीक है। या फिर डिपार्टमेंटल वो बना दिया उन्होंने, उसके अंडर में ये और मैनेजर्स दे रखे हैं दोनों अपने अंडर में। तो एक तरह से स्ट्रक्चर काम करने का, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। दिस डिटरमाइंस द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। पढ़ते हैं इसके बारे में हम। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? ये रहा। ए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एसेंशियल टू एंश्योर ए स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड बेटर कंट्रोल। अगर आप एक अच्छा प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो होता है, ये बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है एक स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के लिए। इसका मतलब अगर यहाँ का एम्प्लॉई, जो आपका CEO है, मान लो यहाँ तक कोई बात पहुँचाना चाहता है, तो इसके थ्रू 2 हैं चैनल, पहुँचाएगा। तो किस सिस्टम के थ्रू पहुँचाएगा? और अगर यहाँ का बॉस यहाँ तक कोई बात पहुँचाना चाहता है, तो इसके थ्रू और इसके थ्रू, जैसे भी बात जा रही है वो बताएगा। तो इससे स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो सके, बेटर कंट्रोल हो सके ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज़ या एंटरप्राइजेस, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है।
एक हम पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या रिलेशनशिप होता है दोनों में। तो बता रहा है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय सुपीरियर। एक मैनेजर अपने अंडर में कितने सारे सबऑर्डिनेट रखकर उनको ढंग से मैनेज कर सकता है, ये होता है मैनेजमेंट का स्पैन। द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट टू ए लार्ज एक्सटेंट गिव्स शेप टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जितना बढ़िया मैनेजमेंट का स्पैन होगा उतना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का शेप बढ़िया होगा। दिस डिटरमाइंस द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द स्ट्रक्चर। ये सारी बातें वही है जो पीछे पढ़ी थी हमने, ठीक है। एरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिजल्ट इन टॉल स्ट्रक्चर वेयर एज वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिजल्ट इन फ्लैट स्ट्रक्चर। ये बता रहा है अगर एरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है, हम एरो की तरह फैला रहे हैं उसको, जैसे एक एरो होता है यूं या यूं, तो इससे टॉल स्ट्रक्चर बनता है, बड़ा बनता है। जबकि वाइडर स्पैन है आपका, इस तरह से स्पैन है अगर आपका, ठीक है, तो ये फ्लैट स्ट्रक्चर बनता है। एक एग्जांपल दे रहा है वैसे ही छोटा सा, ध्यान से देखें। मान लो कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसने अपने बहुत सारे डिपार्टमेंट बना रखे हैं। ये पर्सनल हो गया, ये मार्केटिंग हो गया, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, परचेजिंग हो गया, और सबके इन्होंने डिपार्टमेंट बना के पर्सनल मैनेजर बना दिया, मार्केटिंग मैनेजर बना दिया, रिसर्च डेवलपमेंट मैनेजर बना दिया, परचेजिंग मैनेजर बना दिया। तो इस तरह से उन्होंने बना रखा है। तो ये दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही बढ़िया बनता है। ये रिलेशनशिप है इसमें, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया है, ध्यान से देखें। आगे चलते हैं। दो तरह का होता है, ये रहा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नंबर 1 फंक्शनल स्ट्रक्चर, नंबर 2 डिविजनल स्ट्रक्चर। अब इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखें, अच्छे से देखें। पहला हम पढ़ रहे हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर, ये पहला है, ठीक, कार्यात्मक ढांचा बोलते हैं इसको। पढ़ते हैं फंक्शनल क्या होता है। ये रहा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर। दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड टू बी बेसिस ऑन डिफरेंट फंक्शंस और वर्क टू बी डन इन दी एंटरप्राइजेज। जब एक ऑर्गेनाइजेशन में काम के बेस पे स्ट्रक्चर बनाया जाता है, डिफरेंट फंक्शन या डिफरेंट वर्क के बेस पे, तो इसको हम कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। नाम से ही है, फंक्शन के बेस पे स्ट्रक्चर बनाना। जैसे एग्जांपल बता रहा है, ये सारे उन्होंने क्या बता दिए, क्या क्या काम होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में। R&D डिपार्टमेंट का भी काम होता है, प्रोडक्शन भी होता है वहाँ। नंबर 3 मार्केटिंग भी होती है वहाँ। नंबर 4 फाइनेंस भी होता है। नंबर 5 HR डिपार्टमेंट भी होता है। तो इसके बेस पे एक स्ट्रक्चर बना दिया, इसको फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। वो पीछे मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिया था, वो लास्ट पेज पे, ठीक है। तो वो यही है, एग्जांपल दे रहा है प्रोडक्शन, मैंने मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स एक्सेट्रा। तो इसके बेस पे जब हम फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाएंगे इसको फंक्शनल स्ट्रक्चर कहेंगे, ठीक है। ये एग्जांपल दे रहा है, देखो ये रहा, ध्यान से। एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, MD शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं इसको। इसके अंडर में 3 मैनेजर है, बॉस 1, बॉस 2, बॉस 3, मतलब 3 सबऑर्डिनेट रख दिए अपने अंडर में। फाइनेंस मैनेजर अलग है, मार्केटिंग मैनेजर, ये FM है फाइनेंस मैनेजर, ठीक है। एक मार्केटिंग मैनेजर रख दिया इन्हें अपने अंडर में, और इसने एक प्रोडक्शन मैनेजर रख दिया। 3 है उनके अंडर में। आपको अलग अलग, मान लो एक के अंडर में आपको 3 और रख दिए। मार्केटिंग वाले ने एडवर्टीजमेंट का अलग रखा मैनेजर, सेल्स का मैनेजर अलग रखा, और तीसरा है कंज्यूमर सर्विस का अलग रखा। तो ये जो पूरा सिस्टम बना रखा है कि एक MD के अंडर में 3 मैनेजर हैं, 3 मैनेजर में, एक मैनेजर के अंडर में 3 अलग अलग डिपार्टमेंट और दे दिए। तो इस तरह फंक्शन के बेस पे हम जो डिवाइड कर रहे हैं स्ट्रक्चर को, इसको बोला जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। ध्यान से देखें, सूटेबिलिटी कहाँ पर सूटेबल रहता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर कहाँ पर सूटेबल रहता है, नंबर 1 जहाँ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोड्यूसिंग 1 लाइन ऑफ प्रोडक्ट। बट ये वाली बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में आप डील करते हैं। ये 1 लाइन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब ओनली 1 प्रोडक्ट इज देयर, तो फंक्शनल है। और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है, बाद में बताऊंगा आपको, तो वो होता है आपका डिविजनल। पढ़ेंगे आगे डिटेल में। नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन एंड डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़। वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हाई डिग्री ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन चाहिए आपको, काम तो एक ही है लेकिन स्पेशलाइजेशन है, उसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं जहाँ पर एक्टिविटीज़ को बांटा गया है, ठीक है। इसके एडवांटेज पढ़ रहे हैं हम। फर्स्ट, स्पेशलाइजेशन। जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, इसका पहला फ़ायदा आता है, जो भी इस स्ट्रक्चर में काम करते हैं इसमें स्पेशलाइजेशन मिलने लग जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब किसी काम को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा जाता है और उस काम को करने वाले एक्सपर्ट्स ले लिए जाते हैं, तो हम फर्म को स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट मिलने लग जाते हैं। तो बेटर डिसीजन ऑफ लेबर टेक्स प्लेस विच रिजल्ट्स इन स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन एंड कॉन्सिक्वेंट बेनिफिट्स। तो जब बढ़िया तरह से काम करते हैं, बढ़िया लेबर से काम कराते हैं, तो उससे स्पेशलाइजेशन मिलने लग जाते हैं आपको, ठीक है। नंबर 2
कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश, कोऑर्डिनेशन इसमें एस्टेब्लिश होता है। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बढ़िया आपका फंक्शनल, तो सारे लोग आपस में मिलजुल के काम करते हैं डिपार्टमेंट में, ठीक है, अलग अलग जॉब पे अलग अलग स्पेशलिस्ट काम करते हैं, इससे कोऑर्डिनेशन और डिपार्टमेंट का लेबर आसान हो जाता है। नंबर थर्ड, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी, आपके मैनेजरियल एफिशिएंसी में हेल्प होती है इससे बहुत ज़्यादा। मैनेजर्स जो होते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट का हेड होता है, सेम टाइप ऑफ फंक्शन अगेन अगेन करने पड़ते हैं, स्पेशलाइजेशन होकर एफिशिएंसी बढ़ने लग जाती है, इससे आपकी कॉस्ट मिनिमम हो जाती है, मिनिमाइज कॉस्ट। अगर आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर बढ़िया है, उसका एडवांटेज ये होगा कि आपका डुप्लीकेशन वर्क कम हो जाएगा, अननेसेसरी एक्टिविटीज़ कम हो जाएगी, जिससे आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी और जो स्केल है एक्टिविटीज़ का बढ़ जाएगा। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, ठीक है, एडवांटेज या डीमेरिट्स कह देंगे। फर्स्ट, इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। जब हर कोई डिपार्टमेंट होगा तो हर कोई डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग, अपने बॉस के अकॉर्डिंग काम करेगा और अपने हिसाब से चलेगा। तो हम कह तो रहे हैं इससे कि सारे मिलकर काम करेंगे, लेकिन हर डिपार्टमेंट एक्चुअली अपने बारे में सोचेगा, इससे एज ए होल काम नहीं हो पाता, तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव करने में कई बार इग्नोर हो जाते हैं। डिफ़िकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, हम तो कह रहे हैं कि आपस में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, मान लो परचेज डिपार्टमेंट है एक, ठीक है, एक सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने को बेस्ट और सुपीरियर दिखाने के लिए काम कर रहे हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत नहीं कर रहे, सबको अपनी पड़ी हुई है, तो इससे आपस में जो काम करने में दिक्कत होगी, इंटर डिपेंडेंसी जो होती है, ठीक है, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन जो होता है उसमें गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये बता रहा है इसके बारे में। थर्ड कह रहा है हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट। तो अगर हम पूरी एज ए फर्म एज ए होल की बात करें तो उससे में काफ़ी दिक्कत आती है, एडजस्ट करने में, कोऑर्डिनेशन करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। अब हम सेकंड पढ़ रहे हैं, सेकंड वाला आपका डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो फंक्शनल और डिविजनल में मेन फर्क क्या है, उसमें वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट था, इसमें मोर देन प्रोडक्ट्स, मोर देन वन प्रोडक्ट ऑफ लाइन। मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो एक होंडा कंपनी है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं होंडा कंपनी की, किसकी बात कर रहे हैं, होंडा कंपनी की, होंडा। अब होंडा कंपनी क्या करती है, कार भी बनाती है, होंडा सिटी कार, और स्कूटर भी बनाती है, एक्टिवा, ठीक है। तो अब ये दो लाइन ऑफ प्रोडक्ट हो गए यहाँ, वन ये हो गया ए और ये हो गया बी। जब एक कंपनी मोर देन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में काम करती है, एक से ज़्यादा में काम करती है, 2 3 4 5 ज़्यादा हो सकते हैं कितने भी, तो उसको हम डिविजनल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। मेन फंक्शनल और डिविजनल में यही फर्क है, फंक्शनल में ओनली वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट होता है, इसमें मोर देन 1 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। आइए डिटेल में पढ़ते हैं। ये रहा, देखो डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है। इट्स सूटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैविंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स और हैविंग बिजनेस इन डिफरेंट एरियाज। यही मेन बात है इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि इस तरह के स्ट्रक्चर में हम ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं, ये रहे ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, ज़्यादा बड़ा बिजनेस होता है, अलग अलग एरियाज़ में होता है। जैसे एग्जांपल दे रहा है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इसको बोलते हैं BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब नॉर्दर्न डिवीजन अलग है, ईस्टर्न डिवीजन अलग है, साउथर्न डिवीजन अलग है, इसने 3 डिवीजन बना रखे हैं, 1 2 और 3। ये अपने बिजनेस को अलग अलग रीजन के हिसाब से बांट रहे हैं, उसके हिसाब से फंक्शन बांट रहे हैं। ये अपने हिसाब से बांट रहा है आगे, ये ईस्टर्न वाला अपने हिसाब से, ये अपने हिसाब से बांट रहे हैं, मतलब अपने और सबऑर्डिनेट उसके हिसाब से रखते जा रहे हैं। तो उसको हम डिविजनल स्ट्रक्चर रहेंगे, या तो अपने बिजनेस को ज़्यादा बढ़ाएंगे या लाइन ऑफ प्रोडक्ट आप ज़्यादा रखेंगे, इसको बोला जाता है डिविजनल स्ट्रक्चर। इसका एग्जांपल लेते हैं, देखो बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर मान लो, इसने क्या करा, टेक्सटाइल का अलग है, यहाँ सीमेंट का अलग है, फूड प्रोडक्ट अलग है। तो एक ही बिजनेस जो MD है वो 3 अलग अलग लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील कर रहा है। टेक्सटाइल्स में अलग कर रहा है, सीमेंट वाला बिजनेस अलग खोल दिया, फूड प्रोडक्ट्स अलग खोल दिया, ठीक है। तो ऊपर से तो बॉस एक ही है, लेकिन अलग अलग लाइन ऑफ प्रोडक्ट हो गए। अच्छा, और फिर हर किसी के अंडर में अलग डाइवर्सिफिकेशन दे दिया। इसने A प्रोडक्शन का दे दिया, इसने B फाइनेंस का दे दिया, और इसने C सेल्स का दे दिया। ऐसे ये भी अलग अलग रख सकते हैं, 1 2 3, ऐसे ये भी अलग अलग रख सकते हैं, 1 2 3। तो ये जो है कि हम एक से ज़्यादा लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, इसको बोला जाता है डिविजनल स्ट्रक्चर, या अपने बिजनेस को अलग अलग रीजन के हिसाब से बांट रहे हैं। हम पीछे पढ़ा भी था कि किस हिसाब से बांटा जा सकता है, काम के हिसाब से, डिवीजन के हिसाब से, और अलग अलग तरह से। तो उसको हम डिविजनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके फाइन। अब डिविजनल स्ट्रक्चर का ये और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट
टू बी मैन्युफैक्चर्ड लाइक मेटल, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक्स। तो आप बड़े बड़े प्रोडक्ट्स में ज़्यादा में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ये नंबर 1 हो गया मेटल, नंबर 2 प्लास्टिक हो गया, नंबर 3 कॉस्मेटिक्स हो गया। ऐसे अपने बिजनेस को बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये सारा आपका डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहलाता है। एक एग्जांपल इसका ये भी दे रखा है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है। फिर ये नंबर 1 फील्ड कर रहा है कॉस्मेटिक में, गारमेंट्स में, फुटवियर में, स्किन में। 4 लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं और हर किसी के अंडर में, देखो इसके अंडर में ये रहा ABCD 4 डिपार्टमेंट अलग बना दिए। और ऐसे इसने भी बना दिया अपने अंडर में ABC, ऐसे ये भी 3-4 बना सकता है, ऐसे ये भी 3-4 अलग अलग बना सकते हैं। तो अलग अलग लाइन ऑफ प्रोडक्ट, आपने अपनी प्रोडक्ट की लाइन ही बढ़ा दी। जैसे होंडा सिटी का एग्जांपल दे रहा था मैं, कार का डिवीजन अलग है, 2 व्हीलर्स का अलग है, 4 व्हीलर्स का अलग है। 4 व्हीलर्स में होंडा सिटी में अलग अलग गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ, वो अलग हो गई। और स्कूटर में भी 5-7 वैरायटी है, फिर बाइक भी है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब डिविजनल में आता है। इट इज़ कॉल्ड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ रहे हैं इसकी सूटेबिलिटी, कहाँ सूटेबल रहता है, ये वहाँ सूटेबल रहता है जहाँ प्रोडक्ट आपका एक से ज़्यादा हो, अलग अलग लाइन ऑफ प्रोडक्ट हो, डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट हो, रिक्वायरिंग प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत हो। ठीक है, जब आप बढ़ाते हैं अपने काम को, लाइन्स ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाते हैं, तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर है उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अब इसके फ़ायदे पड़ रहे हैं, मैं बार बार कहता हूँ आपको हेडिंग लाइन पर ज़्यादा फोकस करें। पहला है क्विक डिसीजन मेकिंग। जब हर डिपार्टमेंट का अलग अलग बॉस बना दिया, काम को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, तो आपका क्विक डिसीजन मेकिंग होगा। क्योंकि जो डिवीजन मैनेजर है वो तुरंत एक्शन ले सकता है अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड और तुरंत डिसीजन ले सकता है। तो डिविजनल रिजल्ट्स कैन बी असेस्ड, क्योंकि हर डिवीजन अलग अलग है, उसका बॉस अलग अलग है, उसके जूनियर अलग अलग हैं। तो जो भी डिवीजनल के प्रॉफिट लॉस आएंगे वो तुरंत जल्दी से निकाल सकते हैं, क्योंकि सब अलग अलग यूनिट है, अपने अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, इससे आपकी ग्रोथ बढ़ती है। आपका न्यू डिवीजन कैन बी एडेड विदाउट डिस्टर्बिंग एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट, बिना किसी डिपार्टमेंट को छोड़े ग्रोथ और एक्सपेंशन आपके अच्छे से बढ़ जाएंगे सब। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। जब किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो कुछ डिमेरिट भी होते हैं। पहला कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। हम कह रहे हैं सारे डिपार्टमेंट अपने अपने हिसाब से अच्छा काम करेंगे, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हर कोई अपने डिपार्टमेंट पे फोकस करेगा। इससे फंक्शन डुप्लीकेसी भी हो सकती है। ठीक है, इससे डुप्लीकेसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कॉस्ट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबका सेल्फिश एटीट्यूड हो जाता है, हर किसी का डिवीजन अलग है, हर किसी का डिपार्टमेंट अलग है, तो हर कोई अपने डिपार्टमेंट को बेटर बनाने के लिए दूसरे डिपार्टमेंट से अच्छा काम करता है और उनको अपने सीक्रेट नहीं देगा। तो इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव। अब हम एक डिफरेंस पढ़ रहे हैं दोनों में, दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया। ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है और ये डिविजनल स्ट्रक्चर है। डिविजनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये पहला फंक्शनल है, दूसरा डिविजनल है। आई होप ये बेसिस है, आप अच्छे समझ गए। आजकल जो डिफरेंस आने हैं किसी भी पर्टिकुलर बेसिस पे आ जाते हैं, तो उसके आपको पता होना चाहिए। देखो, पहला पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन। फंक्शनल कैसे बनता है, बेसिस ऑफ फंक्शंस के बेस पे, और ये बेस्ड ऑफ प्रोडक्ट लाइंस के बेस पे। मोर देन वन प्रोडक्ट है तो डिविजनल है, एक ही प्रोडक्ट है, फंक्शन एक चल रहा है, उसके बेस पे बनाया जाता है। नंबर 2 स्पेशलाइजेशन, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। स्पेशलाइजेशन क्या है, स्पेशलाइजेशन होता है ये फंक्शन के बेस होता है और ये प्रोडक्ट के बेस पे होता है। नंबर 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफ़िकल्ट टू फिक्स ऑन डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना इसमें मुश्किल होती है और इसमें ईजी होती है, क्योंकि काम और बड़ा होता है, किसी भी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। मैनेजरियल डेवलपमेंट क्या होता है, इसमें मुश्किल है, इसमें आसान है। कॉस्ट कैसी होती है, कॉस्ट इसमें इकोनॉमिकल, ये इकोनॉमिकल पड़ता है, आसान पड़ता है, क्योंकि ये छोटा है, एक ही प्रोडक्ट है, तो ये आसानी से हो जाता है। इससे कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा काम बढ़ाएंगे तो। और कोऑर्डिनेशन में क्या होगा, डिफ़िकल्ट फॉर ए मल्टी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, मुश्किल आएगी आपको। अगर कोई एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन डील करती है तो वहाँ फंक्शनल अप्लाई करने में बहुत दिक्कत आएगी। और ये ईजी है क्योंकि ये बनाई इसके हिसाब से क्या है। तो आई होप आपको ये यूनिट अच्छी लगी होगी, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। एक यूनिट मैंने इससे पहले बनाई है, 2 यूनिट बाद में और बनाऊंगा, अभी वो भी देखना है। तो टोटल 4 यूनिट मैंने ऑर्गेनाइजेशन में बनाई है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्लानिंग पे भी बना रखी है, मैनेजमेंट पे भी बना रखी है, बिजनेस एनवायरनमेंट पे बना रखी है। आप सारी यूनिट्स अच्छे से देखते जाएँ, समझते जाएँ और रखते जाएँ, और जैसे मैं गाइड करता जाऊँ वैसे करते जाएँ। मेरे पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, अबाउट कम से कम 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। अगर आप उसको लेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका बहुत बेनिफिट होगा। मैंने अकाउंट्स पे भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप उनको भी देखें, और मैं और अपग्रेड करता जा रहा हूँ उसको। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में बांटें। इसी के साथ आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।